छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? अगर देखा जाए तो पूर्व में घटित घटनाओं को इतिहास देखें तो पूर्व में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। जो भी चीज़ें हमारे भूतकाल में घटित हो चुकी हैं, पूर्व में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, वहीं देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो आइए जानते हैं इस कालखंड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इतिहास के कालखंड का वह हिस्सा जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। इतिहास के कालखंड का वह हिस्सा जिसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है, अपितु इसका लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मगर इस कालखंड में मानव जीवन अस्तित्व में था। जिस तरह मानव जीवन अस्तित्व में था, तो मानव जीवन अपना जीवन यापन आदि मानव की तरह क्या करते थे। इस प्रागैतिहासिक कालखंड की बात करें तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं था, मगर मानव जीवन अस्तित्व में था और ये मानव जीवन आदि मानव की तरह अपना जीवन यापन करते थे। चूँकि आदि मानव की तरह जीवन यापन करते थे, इसलिए कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में और नदी के तटों में निवास करते थे और इनकी ज़रूरतें बहुत ही सीमित थी, जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त थी। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास के कालखंड का वह हिस्सा है जिसका हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, मगर मानव जीवन अस्तित्व में था। और इस तरह इस कालखंड में मानव आदि मानव की तरह अपना जीवन यापन करते थे। कंदराओं में, जंगलों में, नदी के तटों में निवास करते थे और आदि मानव की तरह जीवन यापन करने के कारण इन लोग इस समय शिकार के द्वारा अपना भोजन की प्राप्ति करते थे और शिकार करने के लिए नुकीले पत्थरों के औजारों का उपयोग करने के कारण इस कालखंड को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कालखंड में शिकार करने के लिए, मानव जीवन अस्तित्व में रहने के लिए पत्थरों के नुकीले औजार के रूप में शिकार के लिए लोग प्रयोग करते थे। विकास के आधार पर देखें तो प्रागैतिहासिक काल को विकास के आधार पर, लिपि के आधार पर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांट के, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 4 भागों में बांट कर इसे हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो पूर्व पाषाण काल, वहीं देखें तो मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल,
और साथ ही साथ नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 4 भागों में बांटकर देखेंगे। लिपि के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल में रखा गया है। यही पूर्व पाषाण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ के तथ्यों की अगर बात करें तो पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा और साथ ही साथ महानदी घाटी क्षेत्र आते हैं। महानदी घाटी क्षेत्र आता है। पूर्व पाषाण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ में साक्ष्यों की अगर बात करें तो सिंघनपुर की गुफा और महानदी घाटी क्षेत्र, जिसमें सिंघनपुर की गुफा से बात करें तो सिंघनपुर की गुफा से हमें मानव आकृतियाँ, साथ ही साथ डंडे और सीढ़ी के आकार में आखेट करते हुए मनुष्य के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मानवाकृतियाँ, साथ ही साथ सीढ़ी व डंडे के आकार में शिकार करते हुए मनुष्य के शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। इस तरह से पूर्व पाषाण काल की बात करें तो सिंघनपुर की गुफा से मानवाकृतियाँ सीढ़ी व डंडे के आकार में शिकार करते हुए, आखेट करते हुए मनुष्य के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़ जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक शैल चित्र हमें कबरा पहाड़ से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ में देखें तो लाल रंग की सांभर, घड़ियाल और कुल्हाड़ी के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ देखें तो मध्य पाषाण काल से संबंधित लंबे फलक के औजार भी प्राप्त हुए हैं। लंबे फलक के औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित लंबे फलक के औजार, लघु पाषाण औजार। इस तरह से कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो लाल रंग की छिपकली, सांभर, घड़ियाल, कुल्हाड़ी की शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे इसी क्रम में देखें तो उत्तर पाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों में बात करें तो धनपुर और महानदी घाटी क्षेत्र। धनपुर गौरेला पेंडा मरवाही में आने वाली जगह है धनपुर, जहाँ पे मानवाकृतियाँ और कुल्हाड़ी के चित्र प्राप्त हुए हैं, जहाँ से मानवाकृतियाँ और कुल्हाड़ी के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसी तरह नवपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों में छत्तीसगढ़ से अगर देखा जाए तो नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों में अगर देखा जाए तो दुर्ग के अर्जुनी देखिएगा, याद रखिएगा, नवा अटैची करके ट्रिक, नवा से नवपाषाण काल, दुर्ग से अर्जुनी, अटैची से अर्जुनी, रायगढ़ से टेरम और राजनांदगांव से चितवा डोंगरी। इस तरह से देखा जाए तो
दुर्ग के अर्जुनी से, रायगढ़ के टेरम से और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से नवपाषाण काल से संबंधित औजारों की प्राप्ति हमें इन जगहों से होती है जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग ने 4 भागों में बांट के देखा, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य की अगर बात करें तो सिंघनपुर की गुफा, महानदी घाटी क्षेत्र, जिसमें हमने देखा ही कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल से छत्तीसगढ़ में कबरा पहाड़, रायगढ़ जिले के अंतर्गत, जो कि सर्वाधिक शैल चित्र हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। आगे उत्तर पाषाण काल की अगर बात करें तो उत्तर पाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों में धनपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही से और महानदी घाटी क्षेत्रों से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों में दुर्ग के अर्जुनी, रायगढ़ के टेरम और राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से हमें नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी तरह आगे अगर बढ़ें तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज से प्रोटो हिस्टोरिक एज की ओर चलें तो आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के कालखंड का वह हिस्सा जिसका हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है, जिसका हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है, लिखित साक्ष्य प्राप्त है, मगर यह किस लिपि में है यह हमें पढ़ा नहीं गया है, लिपि का ज्ञान नहीं है। यह किस लिपि में लिखा गया है इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के कालखंड का वह हिस्सा जिसका लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है मगर इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी तरह के इस तथ्यों को आद्य ऐतिहासिक काल खंड में रखा गया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होते हैं। इसी तरह आद्य ऐतिहासिक काल को हमने जाना, छत्तीसगढ़ से इससे संबंधित हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। आगे अगर देखें तो ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल खंड में आद्य ऐतिहासिक काल के बाद का जो कालखंड है वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांट कर देखेंगे, जिसमें अगर बात करें तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, साथ ही साथ आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का आद्य ऐतिहासिक कालखंड के बाद का काल ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग 3 भागों में बांट कर देखेंगे, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसी में अगर हम लोग देखें तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास में किन किन चीज़ों को इसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। याद रखेंगे तथ्यों को मेमोराइज करने में इजी होगी। वैदिक काल इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल। आगे अगर बात करें तो रामायण, महाभारत, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। रामायण, महाभारत, महाजनपद,
महाजनपद, और इसी के अंतर्गत देखेंगे इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड तथ्यों को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे। इसी तरह आगे देखें तो मौर्य काल, मौर्य काल, इसके लिए मैंने ऐसे ही एक ट्रिक बना के रखा था, मौसा कु मेवा, जिसमें अगर देखें तो मौ से मौर्य काल, सा से सातवाहन काल, सातवाहन काल, कु से कुषाण काल, कुषाण काल, मे से मेघवंश, और व से वाकटक वंश, वाकटक वंश। आपको अच्छा लगे तो इस क्रम में पहले इसको याद रखिएगा, और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ इसके बाद अगर प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग बांटना चाहें तो और भी इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें इसके बाद आएगा गुप्त काल, गुप्त काल, गुप्त काल के बाद स्थानीय राजवंश की अगर बात करें, यहीं से स्थानीय राजवंश की अगर बात करें, स्थानीय राजवंश में हम लोग देखेंगे राजश्री तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, राजर्षि तुल्य कुलवंश, साथ ही साथ सरपुरीय वंश, सरपुरीय वंश, नल वंश, गुप्त वंश, नल वंश, गुप्त पांडु वंश, सॉरी, नल वंश, पांडु वंश, नल वंश, पांडु वंश। इसी तरह से वन बाय वन करते हुए इन तथ्यों को हम लोग देखते चले जाएंगे। तो आइए आप हम लोग आगे बढ़ें। यह क्रम, यह इन तथ्यों को याद रखिएगा कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत किन किन तथ्यों को हम लोग देखेंगे। जैसे वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण, महाभारत, महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल, मेघवंश और वाकटक वंश। गुप्त काल स्थानीय राजवंश के अंतर्गत राजर्षि तुल्य कुलवंश, सरपुरी वंश, नल वंश, पांडु वंश। इन तरह के इन सभी तथ्यों को हम लोग वन बाय वन करते हुए देखते चले जाएंगे। यह याद है कि किसको हमने किस कालखंड में रखा हुआ है, तो हमें तथ्यों को मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो आइए देखें, वैदिक युग के अंतर्गत हमने देखा था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इस कालखंड को रखा गया है। और इस समय आर्यों का विस्तार दक्षिण की ओर न होने के कारण, आर्यों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र में नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ से संबंधित हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ऋग्वैदिक काल, इस काल में ही ऋग्वेद की रचना होने के कारण इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है। इसी के कालखंड में ऋग्वेद की रचना होने के कारण इस कालखंड को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और आर्यों का विस्तार इस समय छत्तीसगढ़ दक्षिण के साइड नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ से संबंधित हमें इनसे साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसी में देखें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो अब आर्यों का विस्तार, इस समय आर्यों का विस्तार दक्षिण क्षेत्र में होने लगा था, जिसकी अगर बात करें हम लोग देखें तो कुछ तथ्य हमें मिलता है। इस सतपथ ब्राह्मण में बात करें तो पूर्व और पश्चिम में स्थित समुद्र तटों का वर्णन, पूर्व और पश्चिम में स्थित
समुद्र तटों का वर्णन, समुद्र तटों का वर्णन, साथ ही साथ कौशितकी में, कौशितकी उपनिषद में, कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख, विंध्य पर्वत का उल्लेख, और साथ ही साथ नर्मदा नदी का उल्लेख, नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में, रेवा नदी के रूप में हुआ है। इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार दक्षिण की ओर हुआ था, और जैसे कि कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख, नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में उल्लेख, और शतपथ ब्राह्मण में पूर्व और पश्चिम में स्थित समुद्र तटों का उल्लेख होने के कारण छत्तीसगढ़ से संबंधित साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसके कालखंड की अगर बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमने देखा कि नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में, कौशितकी उपनिषद का में विंध्य पर्वत का उल्लेख होना इस तथ्य को बतलाता है कि आर्यों का विस्तार दक्षिण की ओर होने के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ से संबंधित साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे इसी क्रम में अगर देखें तो रामायण काल, रामायण काल, रामायण काल की अगर बात करें तो इस कालखंड में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से, और साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र को, दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर को हम लोग दंड्य कारण्य के नाम से जाना जाता था। रामायण काल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और बस्तर को दंड कारण्य के नाम से जाना जाता था। इस समय दक्षिण कोसल के राजा, इस समय दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री, भानुमंत की पुत्री, भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह, भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कोसल के राजा दशरथ से हुआ, और दशरथ से हुआ। साथ ही साथ भानुमंत का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण ये दक्षिण कोसल का राजपाट दशरथ, राजा दशरथ को ही मिला। इस तरह से दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़ को रामायण काल में हम लोग दक्षिण कोसल के नाम से, बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जानते हैं। इनसे संबंधित साक्ष्यों की बात करें तो दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कोसल के राजा दशरथ से होने के कारण, और भानुमंत के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण दक्षिण कोसल का राजपाट राजा दशरथ को ही मिला। इसी तरह छत्तीसगढ़ में रामायण काल से संबंधित साक्ष्यों की अगर बात करें तो अपर पार्ट से छत्तीसगढ़ की याद करें तो हमने देखा ही था कोरिया जिले के अंतर्गत, कोरिया जिले के अंतर्गत भरतपुर, जनकपुर में, भरतपुर और जनकपुर में, भरतपुर जनकपुर में हरचौका, हरचौका स्थल को हमने देखा ही था। अगर अब मेरे जिला वाइज जो मैंने करवाया हुआ है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो अगर आप आपने नहीं देखा होगा तो पहले इन जिले वाइज तथ्यों को आप याद रखिए, ताकि अब आने वाली चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। जैसे कोरिया से रामायण काल के तथ्यों की बात करें तो भरतपुर, जनकपुर और हरचौका। यहीं सूरजपुर की बात करें तो सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। आगे चले जाएं, सरगुजा, सरगुजा के अंतर्गत अगर देखें तो रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत हमने देखा था सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी माड़ा की गुफा, जोगी मारा की गुफा।
तो इस तरह से हमने रामायण काल से संबंधित तथ्यों को अगर देखें तो कोरिया से हमने देखा ही था भरतपुर जनकपुर, जो कि राजा भरत और राजा जनक के नाम पे भरतपुर जनकपुर पड़ा। और आगे तथ्यों को अगर देखें तो सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी, पीएससी आयोग के द्वारा ये पूछा भी गया है एक बार कि सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो सूरजपुर में। साथ ही साथ देखें तो सरगुजा में रामायण काल स्थल में रामगढ़ की पहाड़ी में सीता लेखनी की, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगीमारा की गुफा। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो रायगढ़ जिले में हमने देखा था, रायगढ़ जिले में हमने देखा था राम झरना। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो जांजगीर चांपा जिला की अगर बात करें तो सिवरी नारायण में माता सबरी का आश्रम, जहाँ पे राम भगवान माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। वहीं अगर बात करें तो खौर और दूषण का वध करने के कारण इस जगह का नाम खरौद पड़ा। विस्तृत रूप से हमने देखा था दोनों जगहों को जांजगीर चांपा में। आगे अगर बात करें बलौदा बाजार तो तुरतुरिया, जहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम और लव कुश के जन्म स्थली के रूप में हमने इसको देखा था। लव कुश की जन्म स्थली के रूप में हमने इस जगहों को विस्तृत रूप से देखा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएं बलौदा बाजार के बाद देखें तो धमतरी में हमने देखा था श्रृंगेरी पर्वत, जहाँ श्रृंग ऋषि का आश्रम था। इसी क्रम में देखें तो कांकेर के अंतर्गत पंचवटी, हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों का मानना है कि यही पंचवटी है जहाँ से माता सीता का अपहरण हुआ था। इसी क्रम में अब दंडकारण्य क्षेत्र की बात करें तो बस्तर क्षेत्रों में कुटुम्बसर की गुफा, जो कि कुटुम्बसर की गुफा के अंदर का शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान लक्ष्मण और राम ने कुछ समय दंडकारण्य क्षेत्र में बिताए थे और यहाँ पे पूजा आराधना किए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि रामायण काल से संबंधित साक्ष्य छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों से है। अगर जिला वाइज अध्ययन अगर आप कर चुके होंगे तो ये तथ्यों को याद करने में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने देखा रामायण काल से संबंधित साक्ष्यों को किस तरह से हमने 1 बाय 1 मेमोराइज किया, छत्तीसगढ़ में इनसे संबंधित साक्ष्यों को देखा। तो इतिहास में हम लोग 1 बाय 1 करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी कालखंड में अगर हम लोग देखें महाभारत काल की अगर बात करें तो इस कालखंड में भी छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल के नाम से और बस्तर, इसी तरह देखें तो छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल और बस्तर को कांतार के नाम से जानते थे महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ से संबंधित साक्ष्यों को अगर देखें तो हम लोग देखेंगे खल्लारी, जिसका प्राचीन नाम की अगर बात करें तो खलवाटिका। देखिए ये प्राचीन नामों को अगर हम लोग देखते चले जाएं, प्राचीन नाम और जिला की अगर बात करें तो खल्लारी महासमुंद जिला के अंतर्गत और अगर साक्ष्यों की अगर बात करें, साक्ष्य अगर देखें तो खल्लारी, जिसका प्राचीन नाम खलवाटिका, महासमुंद जिले के अंतर्गत महाभारत कालीन लाक्षागृह के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जो कि पांचों पांडवों को मारने के लिए लाख के द्वारा निर्मित गृह को लाक्षागृह के नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर सिरपुर देखें, जिसका प्राचीन नाम चित्रांगतपुर,
अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन, अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी भब्रुवाहन। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी से संबंधित है। इसी तरह देखें तो आरंग प्राचीन नाम भांडेर, जिला की अगर बात करें तो रायपुर जिला के अंतर्गत। यहाँ से ताम्रध्वज मोरध्वज की राजधानी, मोरध्वज की राजधानी आरंग से है, जिन्होंने महाभारत कालीन युद्ध में भाग लिया था। इसी तरह अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो रतनपुर जिसका प्राचीन नाम मणिपुर था, और हमने विस्तृत रूप से देखा था अलग अलग कालखंडों में से अलग अलग नामों से जाना गया है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत, और ये ताम्रध्वज की राजधानी थी, ताम्रध्वज की राजधानी थी। इस तरह से छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन अलग अलग साक्ष्यों की अगर बात करें तो हमने देखा खल्लारी से लाक्षागृह के साक्ष्य, सिरपुर से भब्रुवाहन की राजधानी, आरंग से मोरध्वज की राजधानी, रतनपुर से ताम्रध्वज की राजधानी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा